तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे समकालीन विश्व राजनीति, जिसके अंदर पहला अध्याय का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिचय। शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौरान के बर्लिन की दीवार खड़ी हुई थी। शीत युद्ध का मतलब वो नहीं है जो सर्दियों में लड़ाया गया युद्ध। शीत युद्ध का मतलब है युद्ध जो टीवियों पर या सोशल मीडिया पर या आपस में बोल कर लड़ा गया युद्ध, यानी कि शब्द वाला युद्ध होता था, उसे शीत युद्ध कहते हैं। यानी वो शांति तरीके से लड़ा गया था, ठंडे तरीके से, जिसमें किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया गया था। बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक कौन है? बर्लिन की दीवार। 1919 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। ये जो दीवार रही है, इसको गिरा दिया। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजन हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ में खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत में समय सोवियत संघ को यह चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मंजूरी नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। यानी कि किसी देश की दबाव नहीं था, लेकिन जनता का दबाव था। अंत में वे स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। यानी सोवियत संघ रूस का विघटन हो गया था। वो टूट गया था, उसके कई टुकड़े हो गए, नए देश बन गए। पहले सोवियत संघ एक विस्तृत भाग था। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों में भारत के रिश्ते कैसे हैं। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों के बीच की प्रतीक थी। ये बर्लिन की दीवार थी। इसे तोड़ दिया गया था शीत युद्ध के दौरान। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी और यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। 28 वर्षों बाद इसे तोड़ दिया गया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। दिए गए चित्र को यथाक्रम सामने रखते हैं। लोग दीवार को छोटा सा छेद कर रहे हैं। मुक्त आवागमन का संभव बनाने के लिए दीवार के एक बड़े हिस्से को गिरा दिया। सन 1990 में पहले बर्लिन की दीवार ये वही है, बर्लिन की दीवार, और ये बड़ा हिस्सा गिराया गया है और ये एक छोटा सा छेद। सोवियत प्रणाली क्या थी? साम्यवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में 1917 में साम्यवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्श और समता तुलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की सत्ता को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया दिया। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की साम्यवादी प्रणाली को तर्ज पर डाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे को देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। यानी कि सोवियत संघ रूस बहुत विकसित था अमेरिका के बाद। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिम देशों के स्तर की नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया।
था। सरकार बुनियादी जरूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियासतदार में मुहैया कराती थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप से राज्य का स्वामित्व था और भूमि और अन्य उत्पादक संबंध स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों के जीवन कठिन होता चला गया, यानी कि पूरी तरह से रूसी सरकार पर कब्जा था। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टून में व्यक्त करते थे, यानी कि उन्हें बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल की सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बना दिया, लेकिन पार्टी ने जनता की इच्छा के पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ ने नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस के हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों में जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी, यानी कि 15 छोटे छोटे राज्यों ने मिलकर एक सोवियत संघ का निर्माण कर दिया, क्योंकि वहाँ पर स्वतंत्रता नहीं थी और लोग अपने बात रखने के लिए चुटकुलों और कार्टून का प्रयोग करते थे। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी थी, लेकिन यानी कि अमेरिका के बराबर हमेशा हथियार बने रखे थे, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों के मामले में पश्चिम देशों की तुलना में से पीछे रह गए, यानी कि परिवहन ऊर्जा में पीछे रहा था लेकिन हथियारों में आगे चला गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो गई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों को पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादक और औद्योगिक के मामले में वह पश्चिम देशों से बहुत पीछे छूट गया। इस तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी आई। खाद्यान्न के आयात में साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक में अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही और अंत में ठहर सी गई। गोर्बचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वह 1980 के दशक में मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ उसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बचेव ने पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी परिणतियां रही जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। देशों की जनता ने अपनी सरकारों को सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों को इस तरह हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। इस सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। गोर्बचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने विरोध भी किया था। 1991 के अंदर रूस के अंदर तख्तापलट भी हुआ। तख्तापलट यानी सेना का विद्रोह। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। तब तक जनता का स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्तापलट का विरोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नायक की तरह उभरे थे। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन में आम चुनाव जीता था, केंद्रीकरण नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्य की तरफ खिंचकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जहां ज़्यादा यूरोपपंथी थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक और मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित सोवियत गणराज्य ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन बाकी गणराज्य
खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित रहने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे के तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी, उन सब के निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद समय के पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा को मिला। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दमन हो चुका था। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ था? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिगड़ गई? ये सब सवाल लोगों के मन में उठ रहे थे। सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही ये सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के अंत को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वमान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अनुरूधी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती। यह सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गिद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हुई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए। ये अव्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था की गतिरोध कैसे क्यों आया? इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों को अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान में लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछले देशों में भी खर्च किए ताकि सोवियत नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत में इसका नाम सम्मान नहीं कर सके। इसके साथ एक और बात आई पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में। सोवियत संघ की आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वह अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते हैं। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा है कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से लेकर, लेकिन सच्चाई यह है कि सोवियत संघ बिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की असमता, ज़्यादा से ज़्यादा खुलापन लाने की प्रति अनिच्छा और देश में विशालता के बावजूद सत्ता के केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग अलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा विशेष अधिकार मिले हुए थे। लोग अपने की राज्य व्यवस्था और शासन से जुड़कर नहीं रह पा रहे थे और सरकार जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचों में ढील लाने का वादा किया। तो रोगों का ठीक निदान कर रहे थे, पर सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों? इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति में हम आगे के इतिहास का शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाए। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षा उपेक्षा ऐसा उत्तर ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता। इस पर काबू पाना एक अर्थ असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव से ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्यपद्धति से धीरज खो बैठे, निराश हो गए। इन लोगों ने सोचा था वैसा वायदा उन्हें नहीं हुआ या संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा है। जनता के एक हिस्से में, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और लोग जो सोवियत व्यवस्था के फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना है कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खिस्तान में गोर्बाचेव के समर्थक हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बंट गया। जो लोग उनके साथ
थे उनका वे मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव ने खुद अपनी ही नीति को ठीक तरह से बचा नहीं पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश परिवेशों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। ये घटना भी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा पर प्रभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य, यूक्रेन तथा जॉर्जिया जैसे वे संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार से शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भाव का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तत्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होते या न होते, सोवियत संघ में अनुरूधी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभरा सबसे दमनदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग है और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भावना घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों में सोवियत संघ शामिल रहने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कल हम पढ़ेंगे विघटन की परिणतियाँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।